हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं बलजीत चौधरी, सेंट एसन पब्लिक स्कूल अजीतगढ़ से। हम बात कर रहे थे 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का नाम था आवर्त बीजी पादपों में जनन। 2 वीडियो लेक्चर हम इसके देख चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम इसके बारे में बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे कि आवर्त बीजी पादपों में जनन किस किस विधियों द्वारा संपन्न होता है। तो जनन की सभी जीवों के लिए 2 विधियाँ थी, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। आवर्त बीजी पादपों के लिए भी वही 2, अलैंगिक और लैंगिक जनन। उसके अंदर पहला हमने स्टार्ट किया था अलैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन के लिए हमने ये कहा था कि युग्मक संलयन की अनुपस्थिति में एकल जनक द्वारा किया जाने वाला जनन या संतति निर्माण क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। उस अलैंगिक जनन के प्रकार जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा था कि इसमें अलैंगिक जनन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अनिषेक बीजता और दूसरा होता है अनिषेक बीजता, दूसरा था कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। अनिषेक बीजता में हमने ये कहा था कि बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाता है। दूसरा कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में हमने ये कहा था कि जननिक भाग के अलावा, जो जननिक भाग कौन सा? बीज के अलावा पादप का कोई भी कायिक भाग लेकर उस भाग द्वारा हम संतति निर्माण करवा ले तो उसे हम कहेंगे कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन की 2 विधियां हमने पढ़ी थी। 2 प्रकार हम पढ़ रहे थे। पहला हमने पढ़ा था प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन हमारा कंप्लीट हो चुका। उसके अंदर हमने ये कहा था कि इस तरह का कायिक प्रवर्धन जो होता है या इस तरह का कायिक जनन जो होता है वो प्राकृतिक परिस्थितियों में पादप द्वारा स्वतः किया जाता है। उसमें जिस पादप भाग का प्रयोग किया जाता है उसे हमने प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल प्रवर्ध कहा था। फिर इसके अलग अलग प्रकार हमने पढ़े थे, 4 अलग अलग प्रकार पढ़े थे, मूल द्वारा, तने द्वारा, पत्तियां द्वारा और जननांगों द्वारा। और तो अब कायिक जनन का अगला भाग है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दोनों एक ही चीज है। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जब हम पढ़ रहे थे उसके लिए हमने ये कहा था कि ये प्राकृतिक परिस्थितियों में पादप द्वारा स्वतः किया जाता है, जबकि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो होता है वो मानव द्वारा करवाया जाता है। मानव द्वारा करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? आर्थिक लाभ या व्यावसायिक लाभ के लिए। आर्थिक या व्यावसायिक लाभ के लिए। क्यों? ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि हमारे को अगर किसी पादप के विशिष्ट गुण हो, किसी पादप में हो और उसके विशिष्ट गुणों को बरकरार रखना हो तब हम क्या करेंगे? उसके अलैंगिक जनन करवाएंगे। आर्थिक या व्यावसायिक लाभ के लिए करवाया जाता है। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की परिभाषा आप क्या दोगे कि पादप के किसी भी कायिक भाग द्वारा मनुष्य द्वारा अपने आर्थिक या व्यावसायिक लाभ के लिए करवाया जाने वाला अलैंगिक जनन, उसे अपन क्या कहेंगे? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम कायिक जनन हम इसको कहेंगे। अब हम बात करते हैं कृत्रिम कायिक जनन के प्रकारों की। कृत्रिम कायिक जनन के प्रकारों की या इसके किन किन विधियों द्वारा कृत्रिम कायिक जनन करवाया जा सकता है। तो कृत्रिम कायिक जनन जो होता है वो 3 विधियों द्वारा करवाया जाता है। पहली होती है कर्तन, दूसरी होती है दाब लगाना, और तीसरी होती है रोपण। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन हमने क्या कहा कि मानव द्वारा अपने व्यावसायिक या आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर पादप के कायिक भागों द्वारा या कायिक प्रवर्ध द्वारा करवाया जाने वाला जनन, उसको हमने क्या कह दिया था? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कह दिया था। और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए हम 3 विधियां काम में लेते हैं, कर्तन, दाब लगाना और रोपण। ये 3 विधियां थी जिनके द्वारा हम क्या करवाते हैं? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कंप्लीट करवाते हैं। तो इन तीनों विधियों को हम अलग अलग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली विधि हम ले रहे हैं कर्तन, कटिंग। कर्तन या कटिंग हम पहली विधि इसकी पढ़ रहे हैं। जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें हम क्या करेंगे? कटिंग लेंगे, पादप का कोई छोटा भाग लेंगे। तो कर्तन की परिभाषा हम ये देंगे कि पादप के भाग का कोई छोटा टुकड़ा काटकर, कोई छोटा टुकड़ा
काट कर इस पादप के किसी भाग के, पादप का कोई भी भाग हो, कोई भी कायिक भाग हो, उसका एक छोटा टुकड़ा काटते हैं। अब इस काटे हुए टुकड़े को क्या करते हैं, हम भूमि में दबा देते हैं, भूमि में दबाकर। पादप का कोई भी कायिक भाग लिया, उस कायिक भाग का एक छोटा टुकड़ा काटा, उस टुकड़े को क्या किया, भूमि में दबाया, और भूमि में दबाकर हम क्या करवा रहे हैं, संतति निर्माण अगर करवा पा रहे हैं, अगर हम इसकी जैसा नया पादप बना पा रहे हैं, तब हम इसको क्या कह देंगे, कर्तन द्वारा करवाया जाने वाला कृत्रिम कायिक जनन। कर्तन द्वारा करवाया जाने वाला कायिक जनन। तो कर्तन द्वारा करवाए जाने वाले कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में क्या होगा, कायिक जनन में क्या होगा, पादप के किसी भी कायिक भाग का, पादप के किसी भी कायिक भाग का, पादप के किसी भी कायिक भाग का कोई छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उस टुकड़े को काटेंगे, पादप का कोई भी भाग लेंगे, उसका एक छोटा टुकड़ा काटेंगे, उस छोटे टुकड़े को, काटे हुए टुकड़े को क्या करेंगे, भूमि में दबाएंगे, और भूमि में दबाकर संतति निर्माण द्वारा नया पादप या नया इसकी जो संतति होगी वो उत्पन्न करवा लेंगे, इसके जैसी संतति उत्पन्न करवा लेंगे जैसा जनक पादप था। तब हम इसको क्या कहेंगे, कर्तन द्वारा करवाया जाने वाला कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। अब मैं इसका कौन सा भाग काम में ले रहा हूं, उसके आधार पर कर्तन कितने प्रकार का होता है वो हम अब आगे पढ़ेंगे। तो कर्तन में क्या किया हमने, कायिक भाग काम में लिया, कायिक भाग का एक छोटा टुकड़ा काटा। अब वो छोटा टुकड़ा हम पादप के जिस भाग से काट रहे हैं, वो छोटा टुकड़ा पादप के जिस भाग से हम काट रहे हैं, उसके आधार पर कर्तन दो प्रकार का होता है। कर्तन विधि दो प्रकार की होती है, एक मूल कर्तन और दूसरा स्तंभ कर्तन। मूल कर्तन, रूट कटिंग, एंड वन इज सेकेंड कौन सा हो गया, स्तंभ कर्तन, शूट कटिंग। तो अगर मैं वो भाग अगर मूल से काट कर लूंगा तब तो मैं उसको क्या कह दूंगा, मूल कटिंग या मूल कर्तन। अरे जैसे कर्तन के अंदर हमने क्या किया, एक छोटा भाग लिया, उस भाग को, पादप का कोई भी कायिक भाग है, उसका एक छोटा टुकड़ा काटा, उस छोटे टुकड़े को जमीन में दबा दिया, और जमीन में दबाकर मैं क्या कर रहा हूं, उसे नया पादप प्राप्त कर रहा हूं। तब मैंने उसे क्या कह दिया, कर्तन द्वारा होने वाला कायिक जनन। तब कर्तन द्वारा होने वाला कायिक जनन, अब पादप के किस कायिक भाग से मैंने वो छोटा टुकड़ा काटा है उसके आधार पर ये दो प्रकार का हो जाता है। एक हो जाता है मूल कर्तन, दूसरा हो जाता है स्तंभ कर्तन। कौन सा हो जाता है, एक हो जाता है मूल कर्तन, दूसरा हो जाता है स्तंभ कर्तन। अगर मैं मूल वाले भाग को काटकर, अगर मैं मूल वाले भाग को काटकर उससे कृत्रिम प्रवर्धन करवा रहा हूं, कृत्रिम जनन करवा रहा हूं, कृत्रिम कायिक जनन करवा रहा हूं, तब उसको क्या कह दूंगा, मूल कर्तन द्वारा होने वाला कायिक जनन। उदाहरण इसके हो जाते हैं, एग्जाम्पल की अगर बात करें, सेब, नींबू, चेरी आदि। क्या क्या उदाहरण हो जाते हैं, सेब हो जाता है, नींबू हो जाता है, चेरी हो जाता है। इन सब पादपों में क्या करते हैं हम, इन सब पादपों के अंदर अपन इसकी मूल का एक भाग काटते हैं, मूल का एक भाग काटते हैं, जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा काटते हैं, उस जड़ के छोटे से टुकड़े को जमीन में दबा देते हैं, और जमीन में दबाकर क्या कर लेते हैं, एक नया पादप प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा हो जाता है स्तंभ कर्तन, दूसरा हो जाता है स्तंभ कर्तन। स्तंभ कर्तन के अंदर क्या करेंगे, अरे मूल कर्तन के अंदर हम क्या कर रहे थे, मूल या जड़ का छोटा टुकड़ा, स्तंभ कर्तन में मैं क्या करूंगा, क्या करेंगे हम लोग, तने का छोटा टुकड़ा काम में लेंगे, और इन टुकड़ों को क्या करेंगे, जमीन में दबा देंगे, जमीन में दबाकर नया पादप प्राप्त कर लेंगे, जमीन में दबाकर क्या करेंगे, नया पादप प्राप्त कर लेंगे। उदाहरण इसके हो गए, एग्जाम्पल हो जाते हैं इसके, गुलाब, रोज, गन्ना, गुलाब हो गया, गन्ना हो गया, बोगनविलिया। गुलाब हो गया, गन्ना हो गया, बोगनविलिया हो गया, और एक आपका हो जाता है अंगूर हो जाता है। गुलाब हो गया, गन्ना हो गया, बोगनविलिया हो गया, एक आपका अंगूर हो जाता है। तो स्तंभ कर्तन द्वारा
इस स्तंभ कर्तन में क्या करेंगे, तने का एक छोटा टुकड़ा लेंगे, उस छोटे टुकड़े को जमीन में दबाएंगे, जमीन में दबाकर उसे नया प्लांट प्राप्त कर लेंगे, नया पादप प्राप्त कर लेंगे, संतति प्राप्त कर लेंगे। उदाहरण कौन कौन से पादपों में करवाया जाएगा, गुलाब में करवाया जाएगा, गन्ने में करवाया जाएगा, अंगूर में करवाया जाएगा, बोगनविलिया में करवाया जाएगा। मूल कर्तन या मूल कर्तन में क्या करेंगे, मूल या जड़ का एक छोटा टुकड़ा लेंगे, उसको जमीन में दबाएंगे, जमीन में दबाकर उससे नया पादप प्राप्त कर लेंगे। उदाहरण हो जाते हैं इसके सेब हो गया, नींबू हो गया, चेरी हो गया। एक और उदाहरण इसका याद रख लेना, अमरूद हो जाता है। इन प्लांट्स में मूल कर्तन द्वारा करवाते हैं और इन प्लांट्स में अपन स्तंभ कर्तन द्वारा करवाते हैं। तो अब मूल कर्तन में क्या करेंगे, मूल या जड़ का छोटा टुकड़ा लेंगे, मूल या जड़ का छोटा टुकड़ा लेकर उसको क्या करेंगे, इस भाग को क्या करेंगे, इसके भाग को जमीन में दबा देंगे, जमीन में दबाकर क्या करेंगे, जमीन में दबाकर छोड़ देंगे और उसे नया पादप प्राप्त करेंगे। उदाहरण हो गए सेब, नींबू, चेरी, अमरूद। स्तंभ कर्तन में क्या करेंगे, तने का छोटा टुकड़ा लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, तने के छोटे टुकड़े को लेकर उसको जमीन में दबाएंगे और उससे नया पादप प्राप्त करेंगे। उदाहरण हो गया गुलाब, गन्ना, अंगूर, बोगनविलिया। ये सारे इसके उदाहरण हो गए। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, कर्तन में होता क्या है, जब हम इन छोटे टुकड़ों को दबाते हैं तो इन पर जो अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, मूल पर जो अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, उन कलिकाओं से जड़ों का निर्माण हो जाता है और वो नया पादप बन जाता है। तो मूल में क्या होगा, एक पॉइंट याद रख लेना कि मूल पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं, मूल पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं, वेजिटेटिव बर्ड्स, ये अपस्थानिक कलिकाएं क्या होंगी, इन अपस्थानिक कलिकाओं से जड़ों का निर्माण होगा और उन जड़ों का निर्माण होने के बाद में नया पादप बन जाएगा, हमारे को संतति मिल जाएगी। तने के अंदर क्या होगा, तने का छोटा टुकड़ा होगा, उस पर जड़ों का निर्माण होगा, ये हो जाएगा। और इस तरह हम ये पढ़ेंगे कर्तन। तो पहला भाग कर्तन इसका कंप्लीट। तो पहला भाग इसका हो गया कर्तन कंप्लीट। दूसरा है कटिंग, जो होगा वो इसका हो गया कंप्लीट। वीडियो को बीच बीच में पॉज करके इसको लिखते जाएं या स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आपको पढ़ने में बाद में आसानी रहे। स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनाते रहें ताकि पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। अगला है दूसरी विधि, दाब लगाना। 3 विधियां थी, उसमें कर्तन पहली विधि जो थी वो हम पढ़ चुके। दूसरी है दाब लगाना, लेयरिंग। दाब लगाना, लेयरिंग, या इसको स्तरण भी बोलते हैं, स्तरण भी बोलते हैं। अब तक तो हम क्या कर रहे थे, अलैंगिक जनन करवाने के लिए पादप के कायिक भागों के टुकड़े काटकर उनको अलग कर रहे थे और उन टुकड़ों को लगाकर उनसे नए पादप प्राप्त कर रहे थे। लेकिन दाब लगाने की जो विधि है, इस विधि में हम ऐसा नहीं करेंगे। दाब लगाने की विधि में हम क्या करेंगे कि इस पादप के कायिक भाग को मात्र पादप से अलग करने से पहले ही उसमें जड़ें उत्पन्न करवा लेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, पादप के कायिक भाग को, पादप का कोई भी कायिक भाग लेंगे क्योंकि अलैंगिक जनन है, कायिक जनन है, और कायिक जनन में क्या करेंगे, पादप का कोई भी कायिक भाग लेंगे। अब इस कायिक भाग को मात्र पादप से अलग करने से पहले, मात्र पादप मदर प्लांट से अलग करने से पहले से अलग करने से पहले ही, मात्र पादप से अलग करने से पहले ही हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर जड़ों का निर्माण कर लेंगे। जड़ों का निर्माण क्या कर लेंगे, जड़ों का निर्माण। तो पादप के कायिक भाग होगा, उसको मात्र पादप से अलग करने से पहले ही उसमें क्या कर लेंगे, जड़ों का निर्माण कर लेंगे, उसमें जड़ें अंकुरित करवा लेंगे। और एक बार जड़ें बन गई तो फिर पादप को वो क्या करती रहेंगी, जल और खनिज अवशोषित करवाएंगी। तो अब उसको मुख्य पादप की जरूरत रहेगी क्या पोषण के लिए, नहीं रहेगी। तब इसको क्या करेंगे, जैसे ही इसमें जड़ों का निर्माण होगा, जड़ों का निर्माण होने के बाद में इसे क्या करेंगे, मात्र पादप से अलग करते हैं।
मात्र पादप से अलग करते हैं। और मात्र पादप से अलग कर दिया तो जड़ों युक्त हमारे पास क्या बन गया, संतति का निर्माण हो गया या नया पादप बन गया। तो दाब लगाने की जो विधि है उसमें हम क्या करते हैं, पादप का कोई भी कायिक भाग लेते हैं, उसको मात्र पादप से अलग करने से पहले ही हम क्या कर लेंगे, उसमें जड़ों का निर्माण करवा लेंगे, जड़ें बनवा लेंगे। जड़ें बनाने के बाद में हम इसे क्या करेंगे, मात्र पादप से अलग कर लेंगे। मात्र पादप से अलग करने के बाद यह क्या करेगा, एक नए पादप के रूप में विकसित हो जाएगा और उस नए पादप को हम क्या कह देंगे, संतति कह देंगे। अब दाब लगाना जो विधि है ये दो प्रकारों से संपन्न की जाती है। दाब लगाने की विधि दो प्रकारों से संपन्न की जाती है। तो दाब लगाने की विधि में हम क्या करेंगे, पादप के कायिक भाग को मात्र पादप से अलग करने से पहले ही उसमें क्या कर लेंगे, जड़ों का निर्माण करवा लेंगे। जड़ों का निर्माण एक बार हो गया तो फिर अब उसको क्या करेंगे, मात्र पादप से अलग करेंगे। और मात्र पादप से अलग करने के बाद में जब यह अलग हो जाएगा तो यह एक नए पादप के रूप में विकसित हो जाता है। अब ये विधि जो होती है मुख्य रूप से दो तरह से संपन्न की जाती है, दो प्रकार से संपन्न की जाती है। पहला होता है टीला दाब, टीला दाब, माउंड लेयरिंग। टीला दाब या माउंड लेयरिंग, ये क्या करवाया जाता है, इस विधि में हम क्या करवाते हैं, वे पादप जिनकी शाखाएं पतली होती हैं और कोमल होती हैं, पतली, कोमल और लचीली शाखाएं होती हैं, उन पादपों में संपन्न करवाई जाती है, उन पादपों में संपन्न करवाई जाती है। पहले एक बार इसका हम थोड़ा सा डायग्राम बना के देख लेते हैं, उसके बाद में इसकी थ्योरी हम देखेंगे। इस तरह ये मान लो ये एक पादप है और ये इसकी शाखाएं निकली हुई है, ये इसकी शाखाएं निकली हुई है। शाखाओं पर क्या होंगी, पत्तियां होंगी। इस तरह मान लीजिए कि ये इसकी शाखाएं हो गई और शाखाओं पर क्या निकली हुई है, पत्तियां निकली हुई है। ये इस तरह इस पर पत्तियां, मान लीजिए इस पर भी पत्तियां लगी हुई हैं। तो ये एक पादप हो गया जिसकी शाखाएं कैसी हैं, पतली हैं, लचीली हैं, कोमल हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पादप की एक शाखा को लेते हैं, इस पादप की एक शाखा को लेते हैं और इस शाखा को इस प्रकार जमीन में दबाते हैं कि इसका जो पत्तियों वाला भाग है, इसका जो पत्तियों वाला भाग है वो तो क्या रहे, भूमि से बाहर रहे। इसका जो पत्तियों वाला भाग है वो तो क्या रहे, जमीन से बाहर रहे। ये रह गया इसका पत्तियों वाला भाग, ये तो क्या रहे, जमीन से बाहर। शाखा किसका, शाखाएं जो होती हैं वो किसका भाग होती हैं, शाखा जो होती है वो तने का भाग होती है। शाखा किसका भाग होती है, तने का। और तने की विशेषताएं क्या होती हैं, अरे तने और जड़ में विभेदक गुण क्या होता है, तने और जड़ का विभेदक गुण ये होता है कि तने पर सदैव परव व परव संधियां पाई जाती हैं, परव व परव संधियां पाई जाती हैं। लिख लेना कहीं पे, वैसे तो 11वीं क्लास में मॉर्फोलॉजी के अंदर आप पढ़ चुके, लेकिन फिर भी लिख लेना कि तने और जड़ का विभेदक गुण यह होता है कि तने पर परव व परव संधियां प्रेजेंट, उपस्थित होती हैं, किस पर, तने पर, और परव व परव संधियां अनुपस्थित होती हैं। उपस्थित तो किस पर, तने पर, और अनुपस्थित किस पर होंगी, जड़ पर। तो तने पर शाखा किसका भाग हो गई, तने का, तो तने इस शाखा पर भी क्या होंगे, परव और परव संधियां होंगी। तो हम ये करते हैं कि जब इसको भूमि में दबा रहे होते हैं तो जो भाग इसका दबा रहे होते हैं उस भाग में क्या रहेंगी, परव और परव संधियां रहेंगी। तो परव और परव संधियों वाला भाग इसका दबा देंगे और पत्तियों वाला जो भाग है उसको क्या करेंगे, भूमि से बाहर रखेंगे। इसको क्या करेंगे, हम भूमि से बाहर रखेंगे।
अब क्या होगा, इसकी जो पर्व संधियां होंगी वहां पर अपस्थानिक जड़ें बनेंगी, अपस्थानिक जड़ें बनेंगी। यहां जब जड़ें बन जाएंगी, यहां जब जड़ों का निर्माण हो जाएगा तो जड़ों का निर्माण होने के बाद में मैं क्या करूंगा, इस पादप की शाखा को मुख्य पादप या मात्र पादप से अलग कर दूंगा। तो अब इसकी जड़ें भी हो गई, खुद की पत्तियां वगैरह हो गई, शाखाएं हो गई, तो ये क्या करेगा, एक नए पादप के रूप में खुद को विकसित कर लेगा, एक नए पादप के रूप में खुद को विकसित कर लेगा। समझ में आ गया? थ्योरी हम इसकी थोड़ी सी लिख लेते हैं टीला दाप में। किन पादपों में करवाया जाएगा? अरे किन पादपों में करवाया जाएगा? उन पादपों में जिनकी शाखाएं कैसी होंगी, शाखाएं कैसी होंगी, पतली और लचीली, ताकि भूमि में दबाने में आसानी रहे, पतली और लचीली शाखाओं वाले। तो इसमें इस विधि में करते क्या है, अपन ये करते हैं कि पादप की एक शाखा लेते हैं, पादप की एक शाखा लेते हैं। अब इस शाखा को क्या करते हैं, भूमि में दबा देते हैं, इस शाखा को क्या करते हैं, भूमि में दबा देते हैं, भूमि में दबा देते हैं। भूमि में जब इसको दबा रहे हैं तब हम ध्यान रखेंगे कि इसका जो पत्तियों वाला भाग है, पत्तियों वाला भाग भूमि से ऊपर रहेगा, पत्तियों वाला भाग भूमि से ऊपर रहेगा। और पर्व व पर्व संधियों वाला भाग, पर्व व पर्व संधियों वाला भाग भूमि के अंदर रहेगा। पर्व संधियों वाला भाग कहाँ रहेगा, भूमि के अंदर रहेगा। दबाने में हम ये सावधान रखेंगे कि पत्तियों वाला भाग भूमि से ऊपर रहेगा और पर्व संधियों वाला भाग क्या रहेगा, पर्व और पर्व संधियों वाला भाग क्या रहेगा, भूमि से ऊपर रहेगा। अब तो दबा दिया, पत्तियों वाला भाग ऊपर है, पर्व संधि वाला भाग नीचे है। तो दबाने के बाद इसमें क्या होगा, इसकी जो पर्व संधियां होंगी, कुछ पर्व संधियां भूमि में दब भी जाएंगी, बाकी बाहर भी रह सकती हैं, बाहर भी रहेंगी, ऐसी कोई बात थोड़ी है, लेकिन कुछ पर्व संधियां जो होंगी वो जमीन में दबी गई। तो दबी हुई पर्व संधियों से, दबी हुई पर्व संधियों से हम क्या कर रहे हैं, शाखा को इस तरह से दबा रहे हैं कि इसको पत्तियों वाला भाग तो ऊपर रहेगा, पत्तियों वाला भाग तो ऊपर रहेगा और पर्व और पर्व संधियों वाला भाग जमीन के अंदर रहेगा, भूमि के अंदर रहेगा। तो अब दबी हुई जो पर्व संधियां थी उससे क्या होंगी, अपस्थानिक जड़ें निकलेंगी, अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होगा। क्या होगा, अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाएगा। ये अपस्थानिक जड़ें जो होंगी, ये अपस्थानिक जड़ें क्या करेंगी, ये अपस्थानिक जड़ें क्या करेंगी, पादप को जल व खनिज उपलब्ध करवाएंगी। पादप को क्या करेंगी, जल व खनिज उपलब्ध करवाएंगी। पादप को जब जल व खनिज मिलने लग गया, पत्तियां बाहर रहेंगी तो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना लेंगी। तो इससे क्या होगा, अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होने के बाद में क्या करेंगे, इसको मात्र पादप से अलग कर लेते हैं, मात्र पादप से अलग कर लेते हैं। और मात्र पादप से अलग करते ही ये क्या बन गया, संतति बन गया, नया पादप बन गया, एक संतति बन गई है, नई संतति का निर्माण हो गया है। इसमें किसी प्रकार का निषेचन या किसी प्रकार की लैंगिक प्रक्रिया काम नहीं आई। तो इस विधि में हम क्या करेंगे, पादप की निचली शाखाओं को,
बोर्ड पर देखते जाएं पादप की निचली शाखाओं को। वो निचली शाखाएं कैसी होंगी, पतली होंगी और लचीली होंगी। उन निचली शाखाओं को भूमि में दबा देते हैं। भूमि में दबाने के दौरान हम ये ध्यान रखते हैं कि पत्तियों वाला भाग भूमि से ऊपर रहना चाहिए और परव व परव संधियों वाला भाग जो होगा वो भूमि के अंदर रहेगा। तो परव जो दबी हुई परव संधियां होंगी, जो दबी हुई परव संधियां होंगी उनसे क्या होगा, अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होगा। ये अपस्थानिक जड़ें पादप को जल व खनिज लवण उपलब्ध करवाती रहेंगी। अब अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होने के बाद में इसे क्या करेंगे, मात्र पादप से अलग कर लेंगे। मात्र पादप से अलग कर लेंगे। मात्र पादप से अलग करने के बाद में ये क्या हो गया, नई संतति का निर्माण कर लिया, नए पादप का निर्माण कर लिया। और नया पादप ही क्या है, इसकी संतति है। उदाहरण इसके देखेंगे हम। उदाहरण इसके होते हैं, किन किन पादपों में यह विधि संपन्न करवाई जाती है। तो उदाहरण इसके होंगे चमेली, उदाहरण इसके हो गए चमेली, एक हो गया मोगरा, एक आपका हो गया स्ट्रॉबेरी। चमेली, मोगरा और स्ट्रॉबेरी, चमेली, मोगरा और स्ट्रॉबेरी, इन पादपों में क्या करवाया जाता है, टीला दाब विधि द्वारा कायिक जनन या कृत्रिम कायिक जनन करवाया जाता है। तो ये कायिक प्रवर्धन के अंदर, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के अंदर पहली विधि जो हमने पढ़ी, दूसरी विधि हम पढ़ रहे थे दाब लगाना। दाब लगाने की जो विधि थी उसके अंदर दो प्रकार हमने कहे थे दाब लगाने के अंदर। पहली विधि कर्तन हम पढ़ चुके, दूसरी विधि दाब लगाना। दाब लगाने के अंदर दो विधियां हम बता रहे थे, दो प्रकार बता रहे थे। उसमें पहली विधि टीला दाब, वो हमारी हो गई है कंप्लीट। तो ये हो गया आपका एक भाग उसका दाब लगाना, दाब लगाने की जो विधि थी उसके अंदर एक भाग उसका टीला दाब, माउंट लेयरिंग कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रकार है इसका जो है वो है वायु दाब, वायु दाब, एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग या इसको बोलते हैं गुट्टी, गुट्टी, गुट्टी। GOOT, इसको बोलते हैं गुट्टी, वायुदाब या गुट्टी। इस वायुदाब या गुट्टी के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे पहले के अंदर क्या था, टीला दाब। टीला दाब के अंदर हम क्या कर रहे थे, एक टीला बना रहे थे और उस टीले के अंदर क्या कर रहे थे, परव और परव संधियों को दबा रखकर नया पादप बना रहे थे। वो किन पादपों में करवाया जा रहा था, उन पादपों के अंदर करवाया जा रहा था जिनकी शाखाएं क्या थी, पतली थी, लचीली थी और नीचे की शाखाओं को दबाकर करवाया जा रहा था। लेकिन ये किस में करवाया जाता है, ये उन पादपों में करवाया जाता है जिनकी शाखाएं मोटी और कठोर होती है। किन पादपों में होता है, मोटी व कठोर शाखाओं वाले पादपों में, मोटी व कठोर शाखाओं वाले पादपों में, मोटी और कठोर शाखाओं वाले पादपों में। कौन से पादपों में, मोटी और कठोर शाखाओं वाले पादपों में करवाया जाता है। अब शाखाएं जब मोटी हो गई और कठोर हो गई, मतलब लचीली नहीं रही, उनको हम झुका नहीं सकते, तब हम क्या करते हैं, इसके वायु के अंदर ही दाब लगाते रहते हैं, वायु के अंदर ही दाब लगाते रहते हैं। किस तरह लगाते हैं वो अभी हम समझते हैं कि वायु दाब किस तरह लगाते हैं। टीला दाब के अंदर तो हमने क्या किया, शाखा को नीचे झुकाया और झुकाने के बाद में उसको भूमि में दबा दिया और भूमि में दबाकर हमने क्या कर लिया, नया पादप प्राप्त कर लिया। अब इस तरह के पादपों में हम क्या करेंगे, ये मान लो एक पादप हो गया, ये इस तरह इसकी शाखाएं निकलेंगी पादप की, इस तरह इस पादप की शाखाएं निकलेंगी। अब इनको पादप की शाखाएं जो है इनको मैं नीचे ले जाकर ज़मीन में तो दबा नहीं सकता, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पादप की जो एक शाखा होती है, मान लो ये एक शाखा पादप की,
इस शाखा की बाहरी छाल को हटा देता हूँ, बाहरी छाल को मैं हटा देता हूँ। तो बाहरी छाल को हटाने पे यहाँ इस तरह से की संरचना बन जाएगी पादप के अंदर। अब इस बाहरी छाल को मैंने हटा दिया। अब हटाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस बाहरी छाल जो हटाई है इसके चारों तरफ मैं या तो मोस लगा देता हूँ, या रुई लगा देता हूँ, या मिट्टी लगा देता हूँ, और एक इसको कपड़े से बांध देता हूँ, कपड़े से बांध देता हूँ, टाइट बांध देता हूँ। नम मिट्टी से बांध सकते हो आप, रुई लगा सकते हो, अंदर मोस लगा सकते हो, ताकि इसमें क्या हो, मोस होगा, मिट्टी होगी, रुई होगी, तो वो क्या करेगी, जल को अवशोषित करके रखेगी। उससे जल को अवशोषित करके रखने से क्या रहेगा, ये नम रहेगा, यहाँ का भाग, इसको प्रॉपर नमी मिलती रहेगी। अब इसको कपड़े से बांधने के बाद में ये जो भाग बनता है इसको बोलते हैं अपन गुट्टी, इसको बोलते हैं अपन गुट्टी, या वायुदाब लगाना। इस भाग को क्या कहते हैं अपन, गुट्टी। अब गुट्टी लगाने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे को क्या करना पड़ता है, गुट्टी को नियमित रूप से गीला रखना पड़ता है, नियमित रूप से गीला रखना पड़ता है। तो इसको गीला रखने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक मटका बांध देते हैं। इसकी ऊपर जो शाखाएं होंगी, इसके ऊपर जो शाखाएं होंगी उन शाखाओं पर हम क्या कर देते हैं, एक मटका बांध देते हैं, और इस मटके को इस तरह रस्सी से यहाँ बांध दिया जाएगा। मटका बांधने के बाद में इस मटके से निरंतर इस पर क्या करते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं। इस मटके से निरंतर पानी डालते रहते हैं। निरंतर पानी डालने से क्या रहेगा कि ये भाग जो रहेगा ये नम रहेगा, नम रहेगा तो इसमें जड़ उत्पन्न रहेगी। इस तरह की विधि करने के बाद में इसमें लगभग 4 से 8 सप्ताह बाद, 4 से 8 सप्ताह बाद इसमें क्या होते हैं, जड़ें निकलने लगती हैं। इस भाग में क्या होगी, जड़ें निकलने लगेंगी। तो जैसे ही इस भाग में जड़ें निकली, जड़ें निकलने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से काटूंगा, काट के इसको नए पादप के रूप में लगा दूंगा, और नए पादप के रूप में लगाकर नई संतति उत्पन्न कर लूँगा। नया पादप के रूप में लगाने के बाद में संतति मेरे पास बन गई, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, अलैंगिक जनन हो गया। तो वायुदाब में हम क्या करते हैं, ये तो हम लिख चुके हैं कि कौन से पादपों में करवाते हैं, उन पादपों में जिनकी शाखाएं मोटी होती हैं और कठोर होती हैं। करवाते क्या है, सबसे पहले एक शाखा की ऊपरी छाल को हटा देते हैं, ऊपरी छाल को हटा देते हैं। ऊपरी छाल को हटाने के बाद में जिस शाखा की छाल को हटा दिया उस भाग पर क्या करते हैं, उस छाल हटाए हुए भाग पर क्या करते हैं, या तो मोस या रुई या गीली मिट्टी, लपेटकर, गीली मिट्टी लपेटकर कपड़ा बांध देते हैं। गीली मिट्टी लपेटकर कपड़ा बांध देते हैं। क्या कर रहे हैं हम, एक शाखा ली, उस शाखा की बाह्य छाल को हटा दिया, उस छाल हटे हुए भाग पर क्या करेंगे, या तो मोस लगा देंगे, या रुई या गीली मिट्टी लगाकर कपड़ा बांध देंगे। इस कपड़े से बंधे हुए भाग को नाम क्या दिया जाता है, गुट्टी। अब यह भाग गुट्टी कहलाता है। क्या कहलाता है, गुट्टी कहलाता है। इस भाग को नाम क्या दे दिया, जिस भाग की छाल हटाकर मैंने मोस, रुई या गीली मिट्टी लपेटकर कपड़ा बांधा है उसको नाम गुट्टी दे दिया। क्यों बांधते हैं, ताकि वो गीला रहे, उसको नमी मिलती रहे, उसको जल मिलता रहे। तो इस भाग को क्या कहेंगे, गुट्टी कहेंगे। अब क्या करते हैं, गुट्टी को नियमित रूप से गीला रखते हैं। गुट्टी को नियमित रूप से गीला रखते हैं। गुट्टी को क्या करते हैं, नियमित रूप से गीला रखते हैं। गीला रखने के लिए, गीला रखना क्यों जरूरी है, ताकि नमी मिलती रहे और उसमें जड़ें उत्पन्न हो। अगर गुट्टी को नियमित रूप से गीला रखेंगे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर एक घड़ा बांध दे सकते हैं, या कोई भी अपनी व्यवस्था हम कर सकते हैं।
आपकी बुक में जो दे रखा है वो चित्र में वो यही दे रखा है कि उसके ऊपर एक घड़ा बांध देते हैं और उस घड़े से नियमित उस पर पानी डालते रहते हैं। तो गुट्टी को नियमित रूप से गीला करते हैं। जब नियमित रूप से गीला करेंगे तो 4 से 8 सप्ताह बाद 4 से 8 सप्ताह बाद इसमें जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं। जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं। 4 से 8 सप्ताह बाद में इसमें क्या होगा, जड़ें उत्पन्न हो जाएंगी। और जड़ें उत्पन्न होने के बाद क्या करेंगे, इस जड़ युक्त भाग को जड़ युक्त भाग को मात्र पादप से अलग कर देते हैं। मात्र पादप से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। और मात्र पादप से अलग करके क्या करते हैं, इसको एक नए पादप के रूप में ये वृद्धि करता है। एक नया पादप निर्मित हो जाता है या नए पादप के रूप में ये क्या करता है, वृद्धि करता रहता है। एक नया पादप निर्मित हो जाता है, एक नया पादप अपने पास बन जाता है। और अपना अंतिम लक्ष्य भी क्या था, एक नया पादप निर्माण करना, एक नई संतति को जन्म देना। और उस संतति को जन्म देने के दौरान किसी भी प्रकार की कोई लैंगिक प्रक्रिया काम में नहीं आए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक शाखा की ऊपरी छाल को हटाएंगे। ऊपरी छाल का छाल हटे हुए भाग पर मोस, रुई या गीली मिट्टी लपेटकर कपड़ा बांध देंगे। कपड़ा बांधने के बाद में ये भाग क्या कहलाएगा, गुट्टी कहलाता है। इस गुट्टी को नियमित रूप से गीला रखते हैं। गीला रखने के बाद में क्या करेंगे, इस पे गीला रखते जाएंगे। तो 4 से 8 सप्ताह अगर हम इसको गीला रखेंगे तो इसके बाद में इसमें क्या होंगी, जड़ें बनने लगेंगी। जड़ें बनने लगे के बाद में जब जड़ों युक्त हो जाएगा ये भाग, तो ये जड़ युक्त भाग को मात्र पादप से अलग करके हम क्या कर लेंगे, एक नया पादप बना लेंगे। एक नया पादप विकसित हो जाएगा। इसके उदाहरण देखते हैं। नारंगी, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसके उदाहरण हो जाते हैं नारंगी। दूसरा इसका उदाहरण हो जाता है अमरूद। और एक और उदाहरण हो जाता है लीची। इन सब पादपों में क्या करवाया जाता है, वायुदाब या गुट्टी लगाई जाती है। वायुदाब या गुट्टी लगाई जाती है। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की 2 विधियां, पहली विधि कर्तन, दूसरी विधि दाब लगाना। ये दोनों विधियां हम पढ़ चुके हैं। इसकी अंतिम विधि जो है वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।